जापान का आसमान 9 अगस्त 1945। पहले एटॉमिक बम हमले के 3 दिनों के भीतर अमेरिका अब दूसरा बम भी गिराने वाला था। कुछ ही पलों में नागासाकी का 30% हिस्सा तबाह हो गया और 40,000 लोग पलक झपकते ही खत्म हो गए। मैं आप लोगों के सामने एक बात 5 दिन बाद जापान ने समर्पण कर दिया। जंग को जल्दी खत्म करने और अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए इस नए सुपर वेपन का 2 बार इस्तेमाल किया गया। यही दास्तान सबने मान ली, लेकिन कुछ लोग अब इस इतिहास को चुनौती दे रहे हैं। ये एक सफेद झूठ है कि उस खतरनाक बॉम्ब के इस्तेमाल के पीछे कोई वाजिब वजह थी। ये एक मिथ है। मध्य प्रशांत, टिनियन एयरबेस, 9 अगस्त 1945। सार्जेंट विलियम बानी और 519th कॉम्पोजिट ग्रुप के इनके साथी एक बेहद गोपनीय बॉम्बिंग मिशन के लिए जमा हो रहे थे। ये जापान पर फैट मैन गिराने वाले थे, जो अमेरिका का दूसरा एटॉमिक बम था। पहला एटॉमिक बम लिटिल बॉय 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस बम के हमले से जापान समर्पण कर देगा। हम सबको लग रहा था कि ये आखिरी हमला होगा, इससे जंग खत्म हो जाएगी। बानी ग्रेट आर्टिस्ट प्लेन के रेडार ऑपरेटर थे। ये इस मिशन में शामिल 3 अहम प्लेन्स में से एक था। इसका काम विस्फोट को नापना था। बिग स्टिंग विस्फोट को फिल्माने वाला था और बॉक्स का नाम के प्लेन को बम गिराना था। 2,500 किलोमीटर दूर जापान के टापुओं पर 8.5 महीनों से इसके अहम शहर यूएस एयरफोर्स की सैचुरेशन बॉम्बिंग रेज से तबाह हो रहे थे। सकुई शिमोहिरा के परिवार की तरह पूरे जापान में लोग अगले हमले के खौफ में जी रहे थे। हम अक्सर एयर रेड शेल्टर में ही सोते थे, लेकिन काफी समय बाद 8 अगस्त की रात को पहली बार हम अपने घर में बड़े इत्मीनान से सोए थे। रात 2:49। B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्सकार ने उड़ान भरी। इसके पायलट मेजर स्वीनी इस मिशन के लीडर थे। बम्बार्डियर बीहन पर बम गिराने का जिम्मा था। प्लेन की पिछली सीट पर नेविगेटर जिम वैन पेल्ट बैठे थे और कमांडर एशवर्थ भी थे, जिन्हें इस बम के काम करने के तरीके की सबसे ज्यादा जानकारी थी। क्रू 5 घंटे की उड़ान के लिए सुकून से बैठ गया। पहले इन्हें याकुशिमा टापू के ऊपर एकजुट होना था और फिर ये एक कॉन्वॉय के तौर पर अपने टारगेट तक जाने वाले थे, यानी कोकुरा शहर। सुबह 7:50। एक अमेरिकी प्लेन सकुई के घर के ऊपर से गुजरा। बेटा जल्दी उठो, जल्दी उठो, तुम्हें अभी एयर रेड शेल्टर में जाना है और जब तक मैं न कहूँ वहाँ से निकलना भी मत, ठीक है? मेरी माँ ने हम सबको तुरंत जगाकर कहा कि जल्दी से एयर रेड शेल्टर में जाओ, हम पर बम गिर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में शेल्टर से मत निकलना और घर भी मत आना।
कुछ किलोमीटर दूर 18 साल के सुमिटेरू टैनिगुची चिट्ठियां बांट रहे थे। पोस्ट ऑफिस के लिए काम करने पर आप एयर रेड वार्निंग के लिए अपना काम बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने शेल्टर में शरण नहीं ली। ये बॉम्बर नहीं बल्कि मौसम की जांच कर रहा एक टोही विमान था। इसलिए एयर रेड वार्निंग खत्म कर दी गई और लोग शेल्टर्स से बाहर निकलने लगे। लेकिन सकुई की घबराई हुई मां ने उन्हें और उनकी बहन को वहीं रहने को कहा। सुबह 8:10। प्लेन बॉक्सका याकुशिमा आइलैंड पर पहुंचा। हम आरडीवी पॉइंट पहुंच रहे हैं। ठीक है जिम, अब हम बम गिराने वाली ऊंचाई पर जा रहे हैं। थोड़ी देर में प्लेन ग्रेट आर्टिस्ट भी पहुंच गया। हमारे वहां पहुंचने तक बॉक्स कार वहां पहुंच चुका था। उस समय तक तीसरा प्लेन नहीं आया था। बिग स्टिंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। रेडियो पर कोई बातचीत न करने के सख्त आदेश की वजह से ये लोग लापता प्लेन से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने चक्कर काटना शुरू किया। वहां चक्कर लगाते समय हमें वेदर प्लेन्स की रिपोर्ट्स मिली। कोकुरा में मौसम साफ था। क्रू को आदेश मिला था कि टारगेट के साफ नजर आने पर ही बम गिराया जाए। ये लोग बिग स्टिंग के आते ही बम गिराने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम वहां पहुंचकर इंतजार करने लगे। हमें 15 मिनट तक इंतजार करना था। इस बीच 276 किलोमीटर दूर नागासाकी में 10 साल की सकुई अब भी अपनी बहन और भतीजे के साथ एयर रेड शेल्टर में थीं। हम चटाई पर बैठे हुए थे और हम बहुत चैन से थे। सुबह 8:50। बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट 40 मिनट से चक्कर लगा रहे थे। फ्यूल टैंक में दिक्कत की वजह से बॉक्सका ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर सकता था। इसके अलावा फैटमैन नाम का एटॉमिक बम इसी के बॉम्ब बे में था। हर सेकंड के इंतजार के साथ बेशकीमती ईंधन खत्म हो रहा था। हम क्यों रुके हुए हैं? हॉपकिंस, अब तक बिग स्टिंग का कोई पता नहीं है। बिग स्टिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग उपकरण थे, इसलिए बाकी दोनों प्लेन्स को उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अब स्वीनी को फैसला लेना था। छोड़ो उसे, हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन्होंने ग्रेट आर्टिस्ट को कार्रवाई करने का संकेत दिया। दोनों प्लेन्स 390 किलोमीटर दूर कोकुरा शहर की ओर बढ़ने लगे। सुबह 9:20। दोनों प्लेन्स शहर के पास पहुंचे। हमारे कोकुरा पहुंचने तक मौसम बिगड़ने लगा था। सुबह 9:45। वेदर प्लेन द्वारा 1 घंटे पहले बताया गया साफ आसमान अब बादलों से भर गया था। स्वीनी ने बॉम्बिंग रन शुरू करने का संकेत दिया। हमने 3 चक्कर काटे लेकिन हमें शहर नजर नहीं आ रहा था।
सुबह 10:30 बजे स्वीनी ने कोकुरा पर हमले की कार्रवाई रोक दी। इस मिशन को बीच में छोड़ने से 45 मिनट का ईंधन बर्बाद हो गया था। जिम, हमें सेकेंडरी टारगेट नागासाकी ले चलो। 156 किलोमीटर दूर नागासाकी शहर में ही सकोई और सुमिटेरू रहते थे। कितना ईंधन बचा है? सिर्फ 1500 गैलन सर। अब इनके पास बस नागासाकी पहुंचकर सही सलामत बेस तक लौटने लायक ही ईंधन था, वो भी प्लेन का वजन कम कर लेने पर ही मुमकिन था। इन्हें ये बम गिराना ही था, चाहे मौसम कैसा भी हो। एशवर्थ, क्या टारगेट नजर नहीं आने पर रेडार रन से काम चला सकते हो? वेपनियर होने की वजह से सिर्फ एशवर्थ को ही विजुअल से रेडार ड्रॉप पर स्विच करने का अधिकार था। हाँ, नागासाकी पर चाहे रेडार से दिखे या सीधे नजर आए, हम वहीं बम गिराएंगे। सुबह 10:56। बॉक्सका और ग्रेट आर्टिस्ट नागासाकी के आसमान पर पहुंचे। जापानियों ने इन बॉम्बर्स को देख लिया, लेकिन गलती से इन्हें अमेरिकी वेदर प्लेन्स समझ लिया। कोई अलार्म नहीं बजाया गया और शहर के 2,70,000 लोग सामान्य कामकाज में लगे रहे। स्वीनी ने रेडार गाइडेड बॉम्बिंग रन शुरू करने का संकेत दिया। लेकिन रेडार ड्रॉप से ठीक पहले दिख गया, मुझे शहर नजर आ रहा है। अब ये तुम्हारा है बिहान। क्रू फिर से विजुअल बॉम्बिंग पर आ गया। सुबह 11:02। 28,900 फुट की ऊंचाई से फैटमैन को गिरा दिया गया। धमाके से बचने के लिए दोनों प्लेन्स तुरंत मुड़ गए। तभी मैंने एक प्लेन की आवाज सुनी। मुझे ये अजीब लगा क्योंकि एयर रेड वार्निंग खत्म हो गई थी और जैसे ही मैं मुड़ा बाईस किलो टन TNT की ताकत वाले फैटमैन के विस्फोट से पैदा हुई 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने पूरे शहर को चपेट में ले लिया। मैं जोर से चीखी, मुझे बस इतना ही याद है। ग्रेट आर्टिस्ट ने धमाके के तुरंत बाद पड़े असर को रिकॉर्ड करने के लिए नागासाकी का चक्कर लगाया। हम सब उठकर खिड़की से बाहर देखने लगे और हमने वो नजारा देखा। मशरूम जैसे बादल लगातार उठ रहे थे। उसके निचले हिस्से में धुआं भरा हुआ था। नागासाकी में बिल्कुल खामोशी थी। शहर का 6.7 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। 40,000 से ज्यादा स्त्री, पुरुष और बच्चे विस्फोट की गर्मी से भाप बनकर उड़ गए थे। अन्य 70,000 लोग जख्मी हुए थे। मैंने उठकर चारों तरफ देखा। मैं जहां से भी गुजरा
सभी मकान तबाह हो गए थे। सिर्फ वो घर बचा था जिसमें मैंने अंतिम चिट्ठी दी थी। शेल्टर में सकोई को होश आया। उस सुरंग में ऐसे लोग भरे हुए थे जिनकी आंखें बाहर निकलकर नाक के बगल में लटकी हुई थी। सकोई की बहन और उनके भतीजे की भी जान किसी तरह बच गई थी। अब उन्हें अपनी मां का ख्याल आया। पूरे शहर में जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। मैंने सोचा सोने की दांत वाली ये लाश मेरी माँ की होगी और रोते हुए मैंने उनका हाथ छुआ, लेकिन उन्हें छूते ही उनकी लाश बिखर गई क्योंकि वो पूरी तरह राख हो चुकी थी। सुमिटेरू मदद ढूंढने लगे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने देखा, मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे बाएं हाथ की कोहनी से उंगलियों तक की त्वचा चीथड़ों की तरह लटक रही थी। मेरे हाथों पर कोई काली सी चीज चिपकी हुई थी। नागासाकी और इससे 3 दिन पहले हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बमों से पलक झपकते ही 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इन हमलों से निकले रेडिएशन से इसके बाद के महीनों और सालों में और हजारों जापानी नागरिक मारे गए। नागासाकी पर हमले के 5 दिन बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आज दोपहर मुझे जापान की सरकार से एक संदेश मिला है। मैं उनके इस जवाब को, पॉट्सडैम डिक्लेरेशन को पूरी तरह स्वीकार करने की सहमति मानता हूं। यानी जापान ने बिना शर्त समर्पण कर दिया है। प्रशांत क्षेत्र में लड़ाई खत्म हो गई। शायद 2 न्यूक्लियर बमों ने अपना काम कर दिखाया था। निश्चित रूप से अमेरिका का दावा था कि ये जापान पर जमीनी हमले से बचने के लिए जरूरी था, क्योंकि उसमें कई हजार अमेरिकी सैनिक मारे जाते। पूरी दुनिया में इसी बात को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अमेरिकन, रशियन और जापानी आर्काइव्स को 10 साल तक खंगालने के बाद इतिहासकार और लेखक सुयोशी हासेगावा एक बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंचे। ये दलील कि इस खौफनाक बम का इस्तेमाल अमेरिकी जनता को बचाने के लिए किया गया था, एक सफेद झूठ है। ये एक मिथ है। अब उन विनाशकारी सप्ताहों की घटनाओं पर फिर से गौर करके और आर्काइव्स की गहराइयों में उतरकर हम बम और जापान के समर्पण पर उसके असर और दूसरे विश्व युद्ध के अंजाम की असली दास्तान को उजागर करेंगे। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी बेड़े पर अचानक हमला कर दिया। अमेरिका के 2402 सैनिक मारे गए। ये उस जंग की शुरुआत थी जो प्रशांत क्षेत्र में अगले 4 साल तक तबाही मचाता रहा। इस जंग में 20 लाख से ज्यादा जापानी सैनिक और नागरिक मारे गए।
और कम से कम 1 लाख अमेरिकी सैनिक। अमेरिका इस जंग को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। उन्नीस के अंत तक अमेरिकी सेना ने मैरियाना आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। इससे इन्हें जापान की मुख्य भूमि पर बमबारी करने लायक दूरी पर रनवेज मिल गए थे। अब ये दुश्मन के औद्योगिक केंद्रों और घनी आबादी वाले शहरों पर जबरदस्त हवाई हमला करने लगे। ऐसे लगभग 60 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। उम्मीद थी कि इससे जापान समर्पण के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन इसकी बजाय जापान ने केत्सुगो की रणनीति अपना ली, यानी टोटल वॉर। ये केत्सुगो एक खौफनाक ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें हर सैनिक और हर नागरिक को कामिकाजे यानी आत्मघाती योद्धा बना दिया जाना था। वो इसके जरिए अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि उसका हौसला टूट जाए। अमेरिका के मिलिट्री लीडर्स जानते थे कि अमेरिका की अगुवाई में किसी भी जमीनी हमले के दौरान केत्सुगो की वजह से बहुत बड़ी तादाद में सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कई वर्षों तक अमेरिकन को इस मुगालते में रखा गया कि उस समय विकल्प बम और जमीनी हमले में से एक को चुनने का था, लेकिन ये मान्यता ऐतिहासिक रूप से गलत है। इतिहासकार बार्टन बर्नस्टीन का मानना है कि एक तीसरा विकल्प भी मौजूद था कि एक मजबूत सहयोगी के साथ मिलकर